अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हाफिज सलमान सी फैब सिक्स ऑडिट ट्यूटर। जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि आईकेप जो है करंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। करंट इन्वायरमेंट में जो जो कंपनीज ऑपरेट करती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन में पूछ लेता है कि प्लानिंग में किस एरिया पे फोकस करना है, या फिर हमें ऑडिट रिस्क इससे रिलेटेड बता दो, या फिर रिपोर्टिंग पे क्या एप्लीकेशन होंगे। तो ये सारी चीजें करंट इन्वायरमेंट से ही आईकेप चीजें उठाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे करंट इन्वायरमेंट में जो कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको यूज भी करते हैं, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के ऊपर बात करेंगे, नेटफ्लिक्स के क्या क्या ऑडिट रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहला ऑडिट रिस्क कंट्रोल रिस्क। देखें, सारी की सारी ट्रांजैक्शन ऑटोमेटेड है। आप लोग जाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बिलिंग हो जाती है, आपके पास इनवॉइस आ जाती है। इनवॉइस जो जनरेट हो रही है वो ऑटोमेटेड हो रही है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज, उसकी रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो ऑटोमेटेड हो रही है। तो पहले तो कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्या कंट्रोल रिलायबल है या नहीं है। अगर कंट्रोल्स वीक हुए तो रिकॉर्डिंग भी गलत होगी, अमाउंट भी गलत होगी, टाइम पीरियड भी गलत होगा रिकॉर्डिंग का। तो सारी चीजें गलत हो सकती है। सबसे पहले तो सिस्टम की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क रेवेन्यू से रिलेटेड रिस्क अराइज होता है। आप लोग लेट्स से सब्सक्रिप्शन करते हैं पूरे साल की, 1 जनवरी में किसी ने सब्सक्रिप्शन करी तो वो 31 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन रहेगी। ठीक है, 30 जून क्लोजिंग ईयर है, ठीक है, उसका रिपोर्टिंग डेट आ रही है। तो उसमें रेवेन्यू जो होना चाहिए रिकॉर्डिंग, वो 30 जून तक का होना चाहिए, पूरे साल का नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है सिस्टम जो है पूरे के पूरे साल की रिकॉर्डिंग अप फ्रंट कर देता हो जैसे ही सब्सक्राइबर ने पे करा। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा कट ऑफ का रिस्क है रेवेन्यू से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, दूसरा बड़ा रिस्क कंटेंट की अमोटाइजेशन पॉलिसी। कंटेंट की अमोटाइजेशन पॉलिसी, आपको आइजा क्या कहता है? आपको आइजा कहता है कि यार, आप देखते हो कि amortization किस तरीके से करते हो, आप देखते हो बेनिफिट्स किस तरीके से आपके रियलाइज हो रहे हैं। बेनिफिट मतलब कि आपकी रेवेन्यू जनरेशन उसकी कैसे हो रही है, कंटेंट से रिलेटेड जितना भी जो मटेरियल पड़ा हुआ है, लाइब्रेरी पड़ी हुई है, जितनी भी जो वेब सीरीज पड़ी हुई है, आप देखते हो कि यूजर उसको कैसे देखता है। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर एक वेब सीरीज लॉन्च होती है तो फर्स्ट ईयर में आपको भी पता है जैसे ही लॉन्च होती है तो पब्लिक उसको ज्यादा वॉच करती है। ठीक है, तो मतलब उस पर ज्यादा वॉच आवर्स आते हैं, ज्यादा व्यूज आते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ प्लेज आते हैं। तो उसमें आपको बेनिफिट भी ज्यादा रियलाइज होता है, रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होता है, यूजर भी ज्यादा आता है उस वेब सीरीज की वजह से। तो जब बेनिफिट ज्यादा रियलाइज होता है तो मतलब फर्स्ट ईयर में आपकी अमोटाइजेशन भी ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड ईयर में फिर हल्का हल्का यूजर उससे कम हो जाता है, वॉच आवर्स कम हो जाते हैं, तो आपकी अमोटाइजेशन भी कम होनी चाहिए। जब जो बेनिफिट्स रियलाइजेशन है जिस तरीके से हो रही है उस तरीके से आपकी अमोटाइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए। हो सकता है मैनेजमेंट ने स्ट्रेट लाइन पॉलिसी कर ली हो कि भाई उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको डिवाइड करती हो और उसको उसके तरीके से अमोटाइजेशन कर रही है। तो आपने देखना ये कि अगर फर्स्ट ईयर में वो चार्ज ज्यादा है तो फर्स्ट ईयर में उसकी अमोटाइजेशन भी ज्यादा होनी चाहिए। तो हो सकता है कि उसकी अमोटाइजेशन की पॉलिसी अप्रोप्रिएट ना हो सकता है कोई कंटेंट जो है आपका फ्लॉप हो जाए बनने के बाद, तो उसकी इम्पेयरमेंट की रिकॉर्डिंग का रिस्क आ जाएगा। हो सकता है कि नेटफ्लिक्स ने बहुत सारे जो प्रोड्यूसर जो आपके एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा हो, कोई मूवी बन रही हो, कोई वेब सीरीज बन रही हो, लेकिन अब वो कमिटमेंट है कि यार पूरे साल की कमिटमेंट करी हुई कि आपको मंथली इतने पैसे देंगे, ये चीजें करेंगे, तो एक कमिटमेंट है। ठीक है, अब ईयर एंड आ गया तो जाहिर है वो कमिटमेंट क्या होती है, डिस्क्लोज होती है। हो सकता है कि डिस्क्लोजर ना दिया हो। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज में नेटफ्लिक्स ऑपरेट कर रहा है। हो सकता है आपने आपके पास लाइसेंस हो किसी पर्टिकुलर एक रीजन का कि भाई ये वाला कंटेंट जो है, ये वाली वेब सीरीज जो है सिर्फ आप यूएस में दिखा सकते हो या यूके में दिखा सकते हो। कोई थर्ड पार्टी ने सेल करा हो लाइसेंस, ठीक है, नेटफ्लिक्स को, और उसको बोला हो कि सिर्फ यूएस और यूके का लाइसेंस है और ये फी चार्ज करूंगा। हो सकता है कि नेटफ्लिक्स ने गलती से या किसी या कोई और ऐसा कोई अगर कंपनी है, उसने दिखा दिया कि भाई पाकिस्तान वालों को, इंडिया वालों को, जबकि उस चीज का लाइसेंस ही नहीं था। जब उस चीज का लाइसेंस नहीं था तो आपके ऊपर पेनल्टीज आ सकती हैं। आपने आपने एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया तो आपके ऊपर पेनल्टीज राइज हो सकती हैं। हो सकता है आपने उस पेनल्टीज का प्रोविजन रिकॉर्ड ना करा हो, उसका कंटीजेंट लायबिलिटी हो तो कंटीजेंट लायबिलिटी का आपने डिस्क्लोजर ना दिया हो। ठीक है, हो सकता है कॉपीराइट्स के आपके पास इश्यूज आ जाएं। ठीक है, तो आपने हो सकता है उससे रिलेटेड वंस अगेन प्रोविजंस, कंटीजेंट डिस्क्लोजर का आपके पास रिस्क है। ठीक है, तो ये बेतहाशा बेतहाशा रिस्क है। आप वर्ल्ड वाइड ट्रांजेक्शन ले रहे हो, फॉरेन
करेंसी का आपके पास रिस्क है, ठीक है। हो सकता है जिस जिस जगह से आप रेट उठा रहे हो, जिस जगह से आपका सिस्टम उसको ट्रांसलेट करता हो, वो जगह, वो सोर्स अप्रोप्रिएट ना हो, तो ये भी एक रिस्क है। बातें समझ में आ रही है? मतलब एक करंट इन्वायरमेंट में कंपनी ऑपरेट करिए, उससे रिलेटेड रिस्क आप देख रहे हैं कि कितने सारे रिस्क एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से सोचना है। हो सकता है ये भी एक रिस्क है कि यूजर का डेटा बहुत सारा नेटफ्लिक्स लिखता है, ठीक है, उसकी कार्ड डिटेल्स हो, उसकी इंफॉर्मेशन के जो उसके फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसकी ये सारी जितनी भी चीजें होती हैं, उसकी ईमेल एड्रेसेस, वो सारी डिटेल्स लेता है, उसकी कार्ड डिटेल्स लेता है पेमेंट प्रोसेस करने के लिए। हो सकता है कि जो सिस्टम है वो हैक हो जाए, जिसकी वजह से डेटा सारा का सारा चोरी हो जाए। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि कस्टमर जो है वो कंप्लेन कर सकता है, आपने लॉज की नॉन कंप्लायंस भी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास सिस्टम जो थे इतने ज्यादा अच्छे सिस्टम नहीं थे, जिसकी वजह से हैक हो गया, तो लॉस की नॉन कंप्लायंस अलग होगी। यूजर अलग आपको कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज अराइज हो सकती है। हो सकता है कि आपकी जो है कस्टमर डिमांड शिफ्ट हो जाए, जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न का रिस्क अराइज हो जाए। आपको समझ में आ रही है कि करंट इन्वायरमेंट में कंपनीज के ऊपर अगर हम थोड़ा सा सोचें तो कितने सारे रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। अब यही चीज अगर एग्जाम में हमारे सामने आ जाए, तो एग्जाम में हम उस वक्त नहीं सोच पाते, उस एग्जाम प्रेशर में। तो आप लोगों ने अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो मेरे C5 6 के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी ने अपने आप को C5 6 में एनरोल करवाना है, वो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरा यूट्यूब पर चैनल है ऑडिट विद हाफिज सलमान। मेरी हर यूट्यूब की वीडियो के अंदर आपको मेरे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिधर हम डिस्कशंस करते हैं, बहुत सारा मटेरियल शेयर करते हैं, हमारी मास्टर शीट्स बनी हुई है, हमारे वॉइस नोट्स बने हुए हैं हर आइजा की समरी के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स अलग है, प्रैक्टिस सेशंस अलग है। तो बेतहाशा हमारे पास मटेरियल है, ठीक है। अगर किसी को इनरोल होना है, वो इनरोल हो सकता है। मेरी डिस्क्रिप्शन में जितनी भी यूट्यूब की वीडियोस है, उसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।